Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, myself Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, Peshawar. Today we will talk about the maternal nutrition chapter of applied nutrition. यानी आज हम बात करेंगे मैटरनल न्यूट्रिशंस के बारे में, यानी मैटरनल न्यूट्रिशन है क्या चीज़ और मैटरनल न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैटरनल न्यूट्रिशन हम किस चीज़ को कहते हैं, मैटरनल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो मैटरनल न्यूट्रिशन रेफर टू द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। यानी मैटरनल न्यूट्रिशन हम किस को कहते हैं, मैटरनल न्यूट्रिशन हम दो कंडीशन को कहते हैं। एक है एंटीनेटल पीरियड और दूसरा है प्लस पोस्टनेटल पीरियड। यानी एंटीनेटल प्लस पोस्टनेटल पीरियड में जो नीड्स होती है एक फीमेल की न्यूट्रिशन की, उसको हम कहते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन। अब एंटीनेटल किस पीरियड को कहते हैं और पोस्टनेटल किस पीरियड को कहते हैं। देखिए, जब कंसेप्शन होती है मेल और फीमेल जब कंबाइंस होती है तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म विद एग्स एम्ब्रियो बन जाती है। अब एम्ब्रियो से लेके फीटस बनने तक, यानी एम्ब्रियो से लेके डिलीवरी तक, इस पीरियड को हम कहते हैं एंटीनेटल पीरियड। यानी एंटीनेटल पीरियड वो पीरियड है जिसमें बच्चे की या जिसमें फीटस की नरिशमेंट होती है इनसाइड द मदर यूट्रस। इस पीरियड को हम कहते हैं एंटीनेटल पीरियड। अब इस एंटीनेटल पीरियड में एक फ़ीमेल की जो न्यूट्रिशन की नीड्स होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम कहते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन। और सेकेंड पार्ट इसका है पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी कंप्लीट हुई, बच्चा पैदा हुआ। अब इस बच्चे को जो फीमेल इसको दूध पिलाता है, इसकी नरिशमेंट करता है, इस पीरियड को हम कहते हैं पोस्टनेटल पीरियड। यानी आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड है टिल 2 इयर्स, यानी 2 साल तक एक मदर जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। अब इस डिलीवरी से लेके या इस लेबर से लेके लास्ट 2 इयर्स तक ये जो पीरियड है जिसमें बच्चे को दूध पिलाती है एक माँ, इस पीरियड को हम कहते हैं पोस्टनेटल पीरियड। अब देखें, मैटरनल न्यूट्रिशंस में हम एंटीनेटल प्लस पोस्टनेटल दोनों पीरियड में एक मदर की या एक वुमेन की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम कहते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन। देखें, जब एक मदर अंडर प्रोसेस होती है ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी, तो इस दौरान इसके ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है और इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक वीमेन को मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो खुद अपनी ज़रूरत भी और जो बच्चा उसके यूट्रस के अंदर नरिश होता है उसकी ज़रूरत को भी कंप्लीट करे। तो देखिए, मैटरनल न्यूट्रिशन क्या है। मैटरनल न्यूट्रिशन इज़ a branch where we study the antenatal and postnatal requirement of women. Objective: by the end of this unit, the student will be able to identify nutritional need in pregnancy and lactation. जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये प्रेगनेंसी का जो पीरियड है इसको हम कहते हैं एंटीनेटल। यानी एंटीनेटल पीरियड के दौरान एक बच्चा या एक फीटस जो है वो मदर की यूट्रस के अंदर इसकी नरिशमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है। एंड लैक्टेशन, अब ये लैक्टेशन यानी लैक्टेशन का मतलब क्या है, बच्चे को दूध पिलाना, इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। टू गिव मिल्क टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड लैक्टेशन। अब ये लैक्टेशन ये पोस्ट नेटल पीरियड है। अब इस दौरान प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है, बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, तो ये प्रेगनेंसी जो है ये एंटीनेटल पीरियड है और लैक्टेशन जो है इसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल। यानी ये पोस्ट नेटल है और ये एंटीनेटल पीरियड है। आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी डाइट, यानी प्रेगनेंसी को स्टार्ट होने से पहले एक वीमेन को, एक गर्ल को कौन कौन सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्थी हो जाए और टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो जाए। डिस्कस द न्यूट्रिशनल नीड्स इन प्रेगनेंसी एंड एडोलेसेंस। प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन की कौन कौन सी नीड्स होती है एक फ़ीमेल की, और इसके साथ साथ एडोलेसेंट में, यानी जब वो अपनी प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है तो इसके बाद उसको कौन कौन सी नीड्स होती है। आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान, यानी प्रेगनेंसी वो कौन सा पीरियड है, यानी प्रेगनेंसी इज़ द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन, जब स्पर्म और एग्स कंबाइन होती है इनसाइड द यूट्रस, तो इस पीरियड से लेके बच्चे की पैदाइश तक इस पीरियड को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी अप्रॉक्सीमेटली ये 280 डेज़
ये 280 डेज़ या हम इसको कहते हैं ये 40 वीक्स या ये कंसिस्ट होता है 9 मंथ्स पे। ये आप MCQs के लिए याद रखें। तो ये 280 डेज़ या 40 वीक्स या 9 मंथ, इस पीरियड को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। तो अगर इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन की कमी वाक़या हो जाए तो इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो है वो इराइज़ होती है। आइडेंटिफाई प्रेवलेंस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन पाकिस्तानी वुमेंस, यानी पाकिस्तानी वुमेंस में प्रेगनेंसी के दौरान कितनी हद तक या इसकी परसेंटेज क्या है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। Introduction to applied nutrition. Nutrition at optimal level is fundamental in the maintenance of positive health. देखिए हमने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात की कि एक ह्यूमन बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसको हेल्थी रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत होती है और ये न्यूट्रिशन एक ऑप्टिमम लेवल पे हमें चाहिए। ऑप्टिमम लेवल का मतलब ये है कि ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ये न्यूट्रिशन और ना बहुत कम मिकदार में जो है ना वो इसका इंटेक होना चाहिए। यानी एक ख़ास मिकदार में ये न्यूट्रिशन एक ह्यूमन बॉडी को हेल्थी रखने के लिए और इसकी हेल्थ को मेनटेन रखने के लिए ज़रूरी है। अब मैटरनल न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्स एंड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए जब हम मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा कंसर्न होता है टुवर्ड प्रेगनेंसी, क्योंकि एक फ़ीमेल की लाइफ में प्रेगनेंसी वो चेंजेस है वेयर देयर इज़ कंप्लीट चेंज आकर इन देयर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल में देखिए कंप्लीट उसकी फिजियोलॉजी में भी चेंजेस आती है, क्योंकि एक ऑफस्प्रिंग या एक फिटस जो है वो इसकी नरिशमेंट होती है कंप्लीट, एक जो है वो सेपरेट ह्यूमन जो है वो उसकी नरिशमेंट होती है एक फ़ीमेल की यूट्रस के दौरान। तो इस दौरान एक फ़ीमेल की लाइफ जो है वो कंप्लीट चेंजेस इसमें आ जाती है, उसकी फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी की वो कंप्लीट जो है वो चेंजेस आ जाती है। तो देखिए अगर हम इस चेंजेस को टाइम पे मैनेज ना करें तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशन आ सकती है उसके बच्चे में भी जो कि नरिश होता है इनसाइड द यूट्रस और एज वेल एज़ इन द मदर, और इसके मदर में भी जहाँ पे इस बच्चे की अफजाइश होती है। तो दोनों के लिए जो है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो देखिए इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक फ़ीमेल की मैटरनल न्यूट्रिशन यानी एक फ़ीमेल की न्यूट्रिशन स्टेटस का हम बखूबी अंदाज़ा लगाए, उसको जो है ना वो प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट करें ताकि हम मदर की कम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करें और जो बच्चा पैदा होता है, जो फिटस पैदा होते हैं, इसकी कम्प्लिकेशन को भी जो है वो हम टाइम पे प्रिवेंट करें। लैक्टेशन रिप्रेजेंट अ स्टेज वेयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट एंड आर डिपेंडेंट ऑन द मदर। देखिए इन्फेंट क्या है, जब एक बच्चा पैदा हो जाए तो इस दौरान हम इस बच्चे को जो न्यू बर्न बेबी है इसको हम कहते हैं इन्फेंट, और जो बच्चा माँ के अंदर होता है इसको हम कहते हैं फिटस। ये दो जो है वो कंसेप्ट आप लोग इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह पीडियाट्रिक्स में। तो देखिए लैक्टेशंस क्या है। लैक्टेशन वो पीरियड है जिसमें एक बच्चा अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखती है मदर की मिल्क की वजह से, इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। और ये लैक्टेशन 2 ईयर्स तक जो है पैदाइश से लेकर 2 ईयर तक ये उसका ड्यूरेशन है। अब इस ड्यूरेशन में बच्चे की सेहत वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है उसके मदर पे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता सिवाय उसके मदर की मिल्क में। तो अगर उसके मदर की मिल्क में प्रॉपर वो चीज़ें मौजूद है, उसके मदर का हेल्थ स्टेटस अगर अच्छा हो तो उसकी मिल्क में वो कंप्लीट चीज़ें मौजूद होगी जो उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, और इस तरह हम उसके बच्चे की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं और उसकी मदर की हेल्थ को भी हम मेंटेन रख सकते हैं। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इन मैटरनल बॉडी कंपोजिशन। देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, यानी जो बच्चा पैदा हो जाए वो टाइम पे पैदा हो जाए, उसका वेट कंप्लीट हो बर्थ के लिहाज से, और इसके साथ साथ जो लैक्टेशन की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे की मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर मिकदार में जो है वो प्रेजेंट हो, तो हमें इसके लिए मदर की जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको बरकरार रखना चाहिए और उसको जो है वो एडजस्ट करना चाहिए चेंजेस के मुताबिक। मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम, और जिस तरह आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशंस में मदर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं, ताकि जो बच्चा इसके यूट्रस के अंदर जो नारिशमेंट होती है इसके बच्चे की वो प्रॉपर जो है वो टाइम पे उसकी नारिशमेंट हो जाए, उसकी ग्रोथ वाक़या हो जाए, और जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस का होना है वो टाइम पे जो है वो परफॉर्म हो जाए।
thus improving the nutritional status and health of girl and young women and mother during pregnancy and lactation will derive benefit in terms of improved health of their children throughout their life. तो देखिए, अगर हम एक मदर की, अगर हम एक वीमेन की जो है प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान अगर हम उसकी सेहत का लिहाज रखें, उसकी सेहत को एक ऑप्टिमम लेवल पे रखें, तो इसकी वजह से उसके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा थ्रू आउट लाइफ जो है इसके बॉडी में नज़र आती है। और अगर हम इस दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान अगर हम एक वीमेन को या एक मदर को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करें, तो उसकी वजह से उसके बच्चे की ग्रोथ जो है वो भी रिटार्ड रहती है और इसके साथ साथ उसकी मेंटल लेवल पे, उसकी थिंकिंग लेवल पे और इस तरह हाइट पे और वेट पे भी जो है वो बहुत बुरा असर जो है वो पड़ जाता है। अब देखिए प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक या बर्थ तक जो ड्यूरेशन है इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। यानी जब एक मेल और फीमेल की मिलाप होती है, जब वो एक मेल और एक फीमेल आपस में मिलते हैं, तो इस दौरान स्पर्म की कम्बिनेशन होती है विद एग्स और एक न्यू जो है वो फ्लैशेस बन जाते हैं और इस फ्लैशेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब इन एम्ब्रियो में चेंजेस आ जाते हैं और इट में टेक 9 मंथ और 280 डेज और 14 वीक्स टू मेड अ कंप्लीट बेबी और इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। तो देखिए, इस प्रेगनेंसी के दौरान एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो बन जाता है इनसाइड द यूट्रस। तो अब इस बच्चे की ग्रोथ के लिए, उस बच्चे के बॉडी पार्ट्स के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और मदर के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि उसके बच्चे की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट और टाइम पे हो जाए। So pregnancy is a period of great physiological stress for women as they nurture as growing fetus in their body। तो देखिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन या एक फीमेल के बॉडी के अंदर कंप्लीट एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आ जाती है और इसकी वजह यह है कि इसके बॉडी के अंदर वो एक फिटस जो है इसकी डेवलपमेंट होती है और इसकी ग्रोथ वाक़ई होती है। तो देखिए, इसकी फिटस की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और मदर की भी अपनी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो इस फिटस के डेवलपमेंट को बरकरार रखे और इसको मेंटेन रखे। तो ये एक ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। यानी इस दौरान फीमेल की बीपी बढ़ जाती है, इस दौरान फीमेल में एनीमिया काज होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसको कंस्टिपेशन होती है, नाज़िया, वोमिटिंग। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वो चेंजेस है जो एक फ़ीमेल के बॉडी में जो है वो एराइज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सम चेंजेस आकर इन मदर बॉडी विच इन्फ्लुएंस द नीड फॉर न्यूट्रिशन एंड देयर यूज़ आर। तो देखिए, वो कौन से चेंजेस है जो कि एक ह्यूमन बॉडी के या एक फ़ीमेल के बॉडी में एराइज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो है इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR उसके बारे में हमने बात की फर्स्ट चैप्टर में। तो उसकी BMR की जो नीड है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि BMR में मेटाबॉलिक रेट जो है, BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म्स की जो रेट है उसको हम कहते हैं BMR। तो देखिए, BMR की रेट इंक्रीज़ होती है। अब इस इंक्रीज़ की वजह क्यों है? इस इंक्रीज़ की वजह यह है कि देखिए, एक तो मदर के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और दूसरे इसके बच्चे के लिए जो इसके यूट्रस के अंदर जो है इसकी ग्रोथ होती है उसके लिए भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी वजह से इन दोनों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए BMR या मेटाबॉलिक की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है ताकि जो रिक्वायरमेंट है मदर की भी और फीटस की भी वो ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, BMR by 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 12% ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो देखिए, इस 9 मंथ की जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी की 9 मंथ ड्यूरेशन है, इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है इसको हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर और इसी तरह जो लास्ट 3 मंथ्स है इसको हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। और ये 3 और 3 अगर हम इसको कंबाइन करें तो इट्स में फॉर्म्स 9 मंथ्स। तो ये बना लेते हैं 9th मंथ एंड 9 मंथ्स इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान या फर्स्ट 3 मंथ के दौरान मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो 5% जो है नॉर्मल बॉडी से वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि इस दौरान
वो इस फिटस या एम्ब्रियो की साइज़ इतनी जो है वो ज़्यादा नहीं होती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसा कि उसकी साइज़ बढ़ जाती है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और इस तरह मेटाबॉलिज्म्स की रेट जो है वो भी बढ़ जाती है। जिस तरह के आप लोगों को ये दिखाया गया है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 12% जो है वो मेटाबॉलिज्म्स की रेट जो है वो इंक्रीज़ होती है। दिस इंक्रीज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर। और ये इसलिए इंक्रीज़ होती है, यानी BMR की इंक्रीज़ की वजह क्या है, ताकि मदर की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसको कंप्लीट किया जाए। चेंज इन बॉडी फ्लूइड, यानी प्रेगनेंसी में बॉडी की फ्लूइड, बॉडी के जितनी भी फ्लूइड्स है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। मदर ब्लड वॉल्यूम्स इंक्रीज एज टू कैरी द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड मेटाबॉलिज्म वेस्ट अवे फ्रॉम द फीटस। तो देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बॉडी की जो वॉल्यूम है, ब्लड की जो वॉल्यूम है या इसके साथ साथ जितने भी बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स वो पहुंचाए जाए टुवर्ड द फीटस, और फीटस के बॉडी में जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर इससे खारिज किया जाए टुवर्ड द यूट्रस, और इसकी वजह से इसके मदर की जो बॉडी फ्लूइड्स है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हेमोग्लोबिन एंड अदर ब्लड कंसंट्रेशन। तो देखिए अक्सर जो है वो ब्लड प्रेशर राइज होती है जिसको हम कहते हैं इक्लेम्शिया, यानी अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर राइज हो जाए तो इसको हम कहते हैं इक्लेम्शिया। और ये इक्लेम्शिया किस लिए राइज, इसकी रीजंस क्या है? इक्लेम्शिया यानी ब्लड प्रेशर राइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं इक्लेम्शिया, इसकी रीजंस क्या है? इसकी मेन रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड की जो वॉल्यूम है यानी ब्लड की जो क्वांटिटी है वो जो है वो राइज़ होती है, और इसके साथ साथ ब्लड में जो प्लाज्मा है या ब्लड में जो हेमोग्लोबिन्स है और इसके साथ साथ आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी GI ट्रैक में, स्टोमेच में, इंटेस्टाइन में, इन ट्रैक्स में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती है? अल्टर्ड इन GI फंक्शंस इंक्लूड नाजिया, यानी अक्सर जो है वो नाजिया फील होती है वुमेन को, वोमिटिंग्स एंड कंस्टिपेशन, और कंस्टिपेशन इसको जो है वो काज होती है। इन द लेटर ट्राइमेस्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड कैल्शियम इंक्रीज इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज्ड नीड ऑफ मदर एंड फीटस। तो देखिए जिस तरह ये ट्राइमेस्टर बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसा कि आता है सेकंड ट्राइमेस्टर रिक्वायरमेंट थोड़े से बढ़ जाती है क्योंकि फीटस की साइज़ बढ़ जाता है। इस तरह जितने भी ये ट्राइमेस्टर जो है वो बढ़ जाते हैं, बच्चे की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की और मदर की वो जो है बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट ऑफ गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान गुड न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर फूड की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि किस लिए जो है वो क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन एक प्रॉपर क्वांटिटी में और क्वालिटी में हम न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करें एक फीमेल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। Good health of fetus and newborn depend upon the nutritional status of the mother during and prior to conception। तो देखिए जब कंसेप्शन होती है, कंसेप्शन क्या है? स्पर्म और एग्स की मिलाप को हम कहते हैं कंसेप्शन। तो देखिए कंसेप्शन के बाद एक ऑफस्प्रिंग की या एक फीटस की या एक इन्फेंट की हेल्थ वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है उसकी मदर की हेल्थ पे। अगर उसकी मदर की हेल्थ अच्छा हो तो उसका फीटस जो है उसकी हेल्थ भी अच्छा होगा, और इस तरह अगर इसकी मदर की हेल्थ वीक हो तो अल्टरनेटिवली उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो इन्फेंट है, उसका हेल्थ भी जो है वो कमज़ोर होगा क्योंकि उसको वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उसके मदर की बॉडी से। तो देखिए ये दो कंसेप्ट है, एक है फीटस, जब एक बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर होता है कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक तो इसको हम कहते हैं फीटस, और जब वो पैदा हो जाए तो इसको हम कहते हैं न्यूबॉर्न या इसको हम कहते हैं इन्फेंट। A well-nourished woman prior to the conception enter pregnancy with nutrient reserve to meet the nutritional need of the fetus without affecting her own tissues and health। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर पहले से फॉर एग्जांपल कंसेप्शन से पहले अगर एक फीमेल की बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो तो वो रिजर्वायर होता है, वो एक स्टोर्ड फैक्ट्री होती है प्रेगनेंसी के लिए। यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो वो उसके मदर के बॉडी से जो है वो आ जाते हैं और फीटस की जितनी भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो उसको कंप्लीट जो है वो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फ़ीमेल की हेल्थ अच्छा हो तो उसके बच्चे की उसकी फीटस की हेल्थ स्टेटस और इसकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा।
अ वेल नरिश मदर मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो देखिए, अगर एक फ़ीमेल की हेल्थ अच्छा हो तो इसकी वजह से उसके फ़ीमेल के बॉडी में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि ये इक्लेम्शिया है और इस तरह ये GI ट्रैक्ट की एबनॉर्मेलिटी है और इस तरह ये BMR है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है अगर फ़ीमेल की न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो एबनॉर्मल हो। और इस तरह बच्चे की या फिटस के स्टेटस, हेल्थ स्टेटस में भी चेंजेस आ जाती है। और इस तरह प्रीमेच्योर डिलीवरी का मतलब ये है, यानी 9 मंथ से पहले अगर डिलीवरी वाक़या हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। यानी प्रीमेच्योर का मतलब ये है कि अब बच्चा कंप्लीट मैच्योर नहीं हुआ, वो कंप्लीट 9 मंथ तक जो है वो पहुंचा हुआ नहीं है। 9 मंथ से या 280 डेज से या 40 वीक से अगर पहले जो है वो डिलीवरी वाक़या हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर। पुअर मदर न्यूट्रिशन पुट द फीटस ऑन द रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल या डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन, कंजेनिटल डिफेक्ट एंड इवन डेथ। तो देखिए, अगर मदर की न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो वीक हो, अगर मदर की हेल्थ स्टेटस कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के कंजेनिटल डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो कि बच्चे में पैदाइश के वक्त एराइज होते हैं। यानी मदर की यूट्रस के अंदर अगर बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए ड्यू टू द इम्बेलेंस इन न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, तो इसको हम कहते हैं कंजेनिटल डिफेक्ट। यानी कंजेनिटल डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो कि यूट्रस में एक बच्चे को लायक होती है, एक बच्चे को काज होती है, और इसके साथ साथ सीवियरली डेथ भी वाक़या होती है अगर प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो जाए। लो नरिश मदर रिजल्ट इन द डिले ऑफ बेबी माइलस्टोन। तो देखिए, माइलस्टोन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो 1 मंथ का है, 1 मंथ में जो है उसमें गैग रिफ्लेक्स और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के रिफ्लेक्स का होना इसमें ज़रूरी है। और इस तरह जिस तरह ये बच्चा बढ़ जाता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की, ये क्राउलिंग करता है और इस तरह वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के माइलस्टोन्स है जो कि एक बच्चे में विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मदर जो है वो लो नरिश है, मतलब यह है कि मदर में वो न्यूट्रिएंट्स की वो कंसंट्रेशन कंप्लीट नहीं है, वो उसकी न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन लो है, तो इसकी वजह से ये माइलस्टोन जो है वो टाइम पे जो है वो नहीं आ सकती। न्यूट्रिशन नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी मतलब यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान, यानी चाइल्ड बियरिंग एज के दौरान, यानी द एज वेयर द बेबी इज़ इनसाइड द यूट्रस, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी, और जिसकी ड्यूरेशन 9 मंथ या 40 वीक्स या 280 डेज़ है, तो इसके दौरान कौन कौन से न्यूट्रिएंट की नीड्स है एक मदर को, एक वीमेन को। टू डिवेलप मैटरनल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट टिश्यू। तो देखिए, कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि मदर को या एक वीमेन को प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, आप लोग देखते हैं कि जिस तरह प्रेगनेंसी आ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की साइज़ भी बढ़ जाती है, इसके साथ साथ प्लेसेंटा क्या है, वो सेल्स जो कनेक्ट करता है फीटस विद द मदर, और इसके साथ साथ ब्रेस्ट टिश्यू, यानी ब्रेस्ट की टिश्यूज, ब्रेस्ट भी प्रिपेयर होती है फॉर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शंस के लिए, उसकी साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके साथ साथ यूट्रस की साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो अब इन साइज़ को बढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है ताकि उन आर्गन्स की सेल की ग्रोथ को जो है वो फास्ट कर दे, उसको तेज़ कर दे, टू बिल्ड अप बॉडी न्यूट्रिएंट रिजर्व। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि बच्चे के लिए न्यूट्रिशन की रिजर्व बना ले, उसके लिए न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन के लिए उसकी एक गैलरी बना दे मदर के बॉडी में, ताकि जिस वक्त में इन्फेंट के लिए या फिटस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो उसको अवेलेबल हो। इसका मतलब है स्टॉक, यानी न्यूट्रिशन का स्टॉक होना चाहिए मदर के बॉडी में। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ नीडेड। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक फ़ीमेल को, यानी फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक फ़ीमेल को अच्छे क्वालिटी की फूड का होना ज़रूरी है। यानी उसको मिल्क जो है वो उसको मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। मिल्क के साथ साथ उसको मुख्तलिफ़ किस्म के एप्पल्स, बनाना, मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्कुल क्वालिटेटिव चीज़ें, यानी जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छा हो, अनार उसको प्रोवाइड करना चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मीट उसको प्रोवाइड करना चाहिए, फ़िश उसको प्रोवाइड करना चाहिए। वो क्वालिटेटिव फूड जिसमें न्यूट्रिएंट की मिकदार ज़्यादा हो उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटी का भी लिहाज रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने 1 ग्लास मिल्क उसको प्रोवाइड किया, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं, 1 ग्लास नहीं,
क्योंकि वो 1 क्लास अब उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता। रीज़न इसका ये है कि फिटस की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसके साथ फिटस की रिक्वायरमेंट के साथ साथ मदर की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको 2 गिलास या 3 गिलास या इस तरह जो है क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी लिहाज रखना चाहिए। एडिशनल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडिशनल 300 किलो कैलोरीज इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए एक मदर को प्रेगनेंसी के दौरान 300 किलो कैलोरीज क्या है, KCAL या इसको हम कहते हैं किलो कैलोरीज, ये एनर्जी की यूनिट्स है। जिस तरह प्रेशर की यूनिट पास्कल है, जिस तरह एनर्जी की और इस तरह फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इस तरह जो है वो एनर्जी की यूनिट, वो एनर्जी जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा उसके साथ कंसंट्रेशन होता है, हमारा उसके साथ रिलेशन होता है, उसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ किलो कैलोरीज। तो 300 किलो कैलोरीज एनर्जी वो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल को। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं। कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जो कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की होती है, मतलब ये कि वो कुछ काम वगैरह नहीं करते, कुछ उसका मॉडरेट वर्क करते हैं, यानी वो अपना घर वगैरह का काम सिर्फ करते हैं। और कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हेवी वर्क भी करते हैं। तो हेवी वर्क के साथ साथ उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। तो अब देखें सेडेंट्री वर्कर यानी वो फीमेल जो कि कुछ काम नहीं करते, उसको जो है वो 1875 ये उसकी नॉर्मल जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा उसको 300 किलो कैलोरीज एनर्जी यानी 300 किलो कैलोरीज उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। और इस तरह 21 से 25 यानी 21 से 2500 उसका जो है वो न्यूट्रिशन की नीड्स है। इस तरह मॉडरेट वर्कर्स यानी वो फीमेल जो थोड़ा सा काम करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी के बगैर अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो है 20 to 25 किलो कैलोरीज। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है तो मज़ीद उसको 300 एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। और इस तरह कंप्लीट उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो है 25 किलो कैलोरीज। और इस तरह हेवी वर्कर्स की जो डेली नॉर्मल एनर्जी की जो रेशियोज़ है वो है 29-25। और इस तरह अगर प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी में 300 एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। और इस तरह उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट होगी वो है 30 to 25 किलो कैलोरीज उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये आप लोग इसको MCQs के लिए जो है वो अच्छी तरीके से याद रखें। न्यूट्रिशनल डिमांड्स, एनर्जी नीड्स, मदर नीड्स मोर किलो कैलोरीज फॉर 2 रीजंस। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर को 2 रीजंस की वजह से यानी 2 वजूहात के बेस पे उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट रीजंस क्या है, टू सप्लाई द इंक्रीज फिटल डिमांड बाय इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो देखिए उसको ज़्यादा एनर्जी की फर्स्ट रीज़न ये है कि उसके अंदर जो बच्चा यानी यूट्रस के अंदर जो बच्चे की नरिशमेंट होती है, उस बच्चे को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी उसको प्रोवाइड होती है मदर से, और इसी वजह से मदर को भी एनर्जी की नीड जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, टू स्पेयर प्रोटीन फॉर द न्यूली एडिड टिश्यूज़। और दूसरा यह है कि एनर्जी की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा होती है ताकि प्रोटीन एनर्जी को कन्वर्ट ना हो जाए, यानी प्रोटीन एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए और इस तरह प्रोटीन बच जाए मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्रस और प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर और इसके साइज़ को बढ़ाने में। तो देखिए एक तो स्ट्रक्चर बनाने में एनर्जी की ज़रूरत होती है और दूसरा एनर्जी ज़रूरत होती है फीटस की जो साइज़ बढ़ती है उसको, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बड़ी की, उसके लिए भी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान कितना होती है, कितना डेली जो है वो एक फ़ीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की ज़रूरत होती है और ये प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल होती है। तो देखिए आप लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में आप लोगों ने जो है वो पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में। इसमें फर्स्ट जो था वो प्रोटीन था जो कि यूज़ होता है बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। दूसरे इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए यूज़ होता है। और थर्ड जो है वो है लिपिड्स। तो देखिए लिपिड्स और प्रोटीन ये बॉडी के स्ट्रक्चर यानी बॉडी के सेल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर के बनाने में इस्तेमाल होती है। और कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, उसका मेन फंक्शन क्या है, वो है एनर्जी प्रोडक्शन। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान 15 ग्राम पर डे वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी पर डे 15 ग्राम एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है एक फ़ीमेल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी।
और ये 15 ग्राम पर डे ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? इनलार्जमेंट ऑफ मैटरनल टिश्यूज़। मैटरनल यानी मदर की जो टिश्यूज़ है, उसकी जो ब्रेस्ट और इसकी जो यूट्रस और प्लेसेंटा की साइज़ है उसको बढ़ाने में, ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा की ग्रोथ में, ग्रोथ ऑफ फीटस यानी बच्चे की साइज़ वो भी बढ़ जाती है, उसकी सेल्स में भी जो है ना वो ग्रोथ पाई जाती है। इंक्रीज मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, मदर की जो है वो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियाटिक फ्लूइड्स, एमनियाटिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एमनियाटिक सेक जो कि बच्चे की प्रोटेक्शन करता है, उसकी साइज़ भी जो है वो बढ़ जाती है। प्रिपरेशन फॉर लेबर एंड लैक्टेशन, और थर्ड ये है कि लेबर के लिए यानी चाइल्ड की प्रोडक्शन की जो फेज़ है, यानी जिस दौरान बेबी जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ विजाइना, इसको हम कहते हैं लेबर। और इस लेबर के दौरान जो एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि ये एक ह्यूज एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरी है, और ये एनर्जी हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से। और इस तरह लैक्टेशंस के दौरान दूसरा है कैल्शियम, यानी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितना होता है, आरडीए की रिकमेंडेड जो डोज है वो कितना है। फिटल बोन, यानी कैल्शियम मेन सोर्स है बोन में, यानी बोन में मेजॉरिटी ऑफ द कैल्शियम प्रेजेंट होता है बोन में। इसके साथ साथ टीथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, टीथ की डेवलपमेंट यानी दांत की ग्रोथ में भी यूज़ होते हैं कैल्शियम, और इसके साथ साथ ग्रोथ में। डिक्रीज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड मैटरनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्शिया, और इसके साथ साथ मैटरनल हाइपरटेंशन और प्री इक्लेम्शिया यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बढ़ जाती है वो भी कम होती जाती है, किस चीज़ की वजह से? कैल्शियम की वजह से। हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, यानी कैल्शियम ज़रूरी है मसल कंट्रैक्शंस के लिए और मसल की रिलैक्सेशंस के लिए, इसमें भी मेन रोल है कैल्शियम का। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट करने में भी कैल्शियम्स का रोल है। आरडीए यानी रिकमेंडेड डेली अमाउंट्स, आरडीए एक दिन में जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो है प्रेगनेंसी के दौरान 1 ग्राम, यानी अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि एक दिन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना नीड्स होता है कैल्शियम की, तो वो है 1 ग्राम पर डे, यानी पर डे 1 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है एक फीमेल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इस तरह आयरन ज़रूरी है फिटल की ग्रोथ के लिए, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इन द मदर, और मदर में आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में प्रेजेंट होता है आयरन, और आयरन का मेन रोल क्या है? वो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। बिल्डिंग आयरन स्टोर्ड इन फीटल लीवर, और इस तरह ये आयरन फिर स्टोर होता है फीटल की जो लीवर में, इसमें वहाँ पे स्टोर होता है, और इस तरह वहाँ आरबीसी के प्रोडक्शंस में हेल्पफुल होता है। तो रिकमेंडेड आरडीए कितना है? वो है 3 ग्राम पर डे, यानी एक दिन में 3 ग्राम ऑफ आयरन जो है वो ज़रूरी है एक फीमेल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इस तरह फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे, ये रिकमेंडेड डेली अमाउंट्स है फोलिक एसिड की। तो एक दिन में 400 माइक्रोग्राम जो है वो रिक्वायर्ड है फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड एक मेन मेड फोलेट है, और फोलेट हमारे पास टाइप है विटामिन बी की। तो फोलिक एसिड क्या है? ये फोलेट की एक टाइप है, मेन मेड टाइप ऑफ फोलेट। और फोलेट क्या है? फोलेट एग्जाम्पल है विटामिन बी की, यानी ये विटामिन बी की एग्जांपल्स है। नीडेड फॉर मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन, और ये ज़रूरी है ब्लड फॉर्मेशंस के लिए, प्रिवेंट फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड इम्प्रूव बर्थ वेट। और ये जितने भी एनटीडीज़ हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडीज़ कुछ बच्चों में जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट मिस होता है जिसको हम कहते हैं एनटीडीज़ या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रिवेंशन के लिए, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोलिक एसिड। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पर डे जो रिक्वायरमेंट है वो है 600 mg, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, यानी वो वुमेन, वो मदर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उन लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो रिक्वायरमेंट है वो है 1500 mg माइक्रोग्राम। अदर कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का हमें कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट करें। एवॉइड कैफीन इट क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंटरफेटल ब्लड सर्कुलेशन इन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्यों, इसकी रीजंस क्या है? कैफीन क्या है? कैफीन
एक स्टिमुलेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, जो कि पाया जाता है इनसाइड द टी। मुख्तलिफ़ किस्म की टी वगैरह में ये पाया जाता है कैफीन, और ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा और इंटर होता है इंटर द फीटस सर्कुलेशन, और फीटस सर्कुलेशन में क्रॉस करते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। अवॉइड स्मोकिंग एज इट रिजल्ट इन प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट का मतलब यह है कि बच्चे की पैदाइश के वक़्त 2 से लेके 4 किलोग्राम तक वेट होना चाहिए। अब अगर ये वेट 2 से लेके 4 किलोग्राम के दरमियान इससे कम हो तो इसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। एवॉइड अल्कोहल इट काज लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो देखिए, अगर अल्कोहल एक फ़ीमेल जो है उसकी इंटेक करता है, अल्कोहल यूज़ करता है प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल, या स्मोकिंग करता है, तो इसका जो बच्चा पैदा होता है उसकी वेट भी कम होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन यानी इसकी ग्रोथ भी रिटार्ड होती है, उस ग्रोथ नहीं होती, और इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन यानी वो जहनी तौर पर भी वो कमज़ोर। मदर नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू बेबी न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान, यानी लैक्टेशन के दौरान अब न्यूट्रिशन की नीड्स और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लैक्टेशन वो पीरियड है जिसमें मदर जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, यानी वो पीरियड जिसमें एक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इस पीरियड को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, और ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर तक जो है वो एक्सटेंड करता है। तो इस दौरान बच्चे की जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स है वो कंप्लीट होती है मदर की मिल्क से। इनएडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन अफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड अल्टीमेटली मदर हर सेल्फ। तो देखिए, अगर लैक्टेशन के दौरान मदर की न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा ना हो तो उसकी वजह से मदर की हेल्थ भी इफेक्ट होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देता है, और इसके साथ साथ इन ब्रेस्ट फीड में प्रॉपर मिकदार में न्यूट्रिशन नहीं होती, और इन न्यूट्रिशन की वजह से उसके बच्चे की हेल्थ भी जो है वो इफेक्ट होता है। अब लैक्टेशन के दौरान जो नीड्स है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स वगैरह की, वो कितना है आप लोग MCQs के लिए इसको बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात से याद रखें। प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन नीड इंक्रीजेज इन लैक्टेशन एज मदर मिल्क कंटेन्स 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर 100 ml ऑफ मिल्क। तो देखिए, लैक्टेशन के दौरान प्रोटीन की ज़रूरत प्रेगनेंसी के लिहाज से या एज़ कम्पेयर टू प्रेगनेंसी वो ज़्यादा होता है लैक्टेशन के दौरान, क्योंकि लैक्टेशन के दौरान वो एक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाता है, और उस दूध में 100 ml में 1.15 ग्राम जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। अब ये 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ml वो खारिज होती है एक मदर से विद द फॉर्म्स ऑफ मिल्क। तो अब इसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए मदर को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन 75 ग्राम पर डे इज़ रिक्वायर्ड। तो देखें, फर्स्ट 6 मंथ में यानी फर्स्ट 6 मंथ की लैक्टेशन के दरमियान यानी 75 ग्राम पर डे वो प्रोटीन उसको प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान कम्प्लीटली एक बच्चा जो है वो डिपेंड करता है मदर मिल्क पे। इस तरह 6 से लेके 12 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन इसके दौरान जो है वो प्रोटीन की नीड्स जो है वो लैक्टेशन पीरियड में वो कम होती जा रही है, क्योंकि इस दौरान एक बच्चा जो है वो मिल्क के साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो कहा जाता है, और इसकी वजह से वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता ऑन द मदर मिल्क। इस तरह कैल्शियम, एडिशनल कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन एज 30 to 40 माइक्रोग्राम 30 to 40 mg पर 100 ml इज सिक्रेटेड पर डे। तो देखिए, मदर की 100 ml अगर हम ब्लड ले लें, ब्रेस्ट मिल्क अगर हम 100 ml ले लें, तो इसमें 30 से लेके 40 जो है वो mg इसमें पाया जाता है। कौन सा चीज़ इसमें पाया जाता है? कैल्शियम। आयरन इंटेक शुड बी इंक्रीज टू 30 mg पर डे टू मेक अपॉन द आयरन सिक्रेटेड मिल्क। तो चूँकि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन, तो अब इस आयरन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए मदर को हमें प्रोवाइड करना चाहिए 30 mg पर डे आयरन इन द फॉर्म्स ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म के आयरन सप्लीमेंट्स। नोट 1 mg ऑफ आयरन पर डे इज़ लास्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। आप लोग MCQs के लिए याद रखें, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान 1 ग्राम जो है 1 mg ऑफ आयरन जो है वो लास्ट होती है इन द फॉर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान जो ब्लड लॉस होता है, जो फ्लूइड लॉस होता है, वहाँ पे पाया जाता है 1 mg ऑफ आयरन।
यानी इसका मतलब यह है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान भी हमें एक वीमेन को, एक गर्ल को जो है आयरन को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उसकी आयरन की डिफिशियंसी वो हम कंप्लीट करें और मेंस्ट्रुअल फ्लो के ज़रिए जो आयरन उसके बॉडी से एक्सक्रीट होता है उसको हम फुलफ़िल करें। इस तरह विटामिन ए 950 माइक्रोग्राम पर डे, यानी लैक्टेशन पीरियड के दौरान विटामिन ए की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो 950 माइक्रोग्राम पर डे है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच इन विटामिन ए, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में विटामिन ए पाया जाता है। अबाउट 350 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ विटामिन ए इज सिक्रेटेड इन मदर मिल्क, और एक मदर से पर डे 350 माइक्रोग्राम जो है वो लॉस होती है विटामिन ए इन द फॉर्म्स ऑफ मिल्क। इस तरह ये डाइट प्लान है। डाइट प्लान का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें एक फ़ीमेल को, एक वीमेन को कितना जो है वो फूड प्रोवाइड करना चाहिए, कितना उसको फ़िश मीट वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। और लैक्टेशन के दरमियान फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, बच्चा पैदा हुआ, अब ये बच्चा जो है वो माँ की दूध जो है इस पे डिपेंडेंट है और मदर जो है वो उसको वो दूध प्रोवाइड करता है। अब इस दौरान भी मदर की जो है वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स है और प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दरमियान उसकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है ये है। अब इसमें ये दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, स्कीम और बटर मिल्क के मुख्तलिफ़ किस्म की मिल्क के टाइप है। अब हम इसको मेजर करते हैं कप्स में, तो देखिए 3 से लेके 4 कप्स पर डे ये रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान 3 से लेके 4 कप हम इस प्रोवाइड करना चाहिए पर डे। और इसी तरह लैक्टेशन के दरमियान हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए 4 से लेके 5 कप्स तक। इस तरह ये सर्विंग, ये मीट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कि फ्लूइड नहीं है, इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ सर्विंग। ये सर्विंग यूनिट में हम मेजर करते हैं। और सर्विंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है। इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा होता है कि द फॉलोइंग फूड आइटम में कंटेन द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, और इसमें लिखा होता है कि ये 5 ग्राम प्रोटीन और ये 3 ग्राम जो है इसमें है कैल्शियम। तो इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं सर्विंग। तो सर्विंग का मतलब ये है कि ये यूनिट से मेजरिंग की फॉर दोज फूड आइटम्स विच आर नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड फॉर्म्स। तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टाइप्स है, और प्रेगनेंसी के दौरान जितना इसकी रिक्वायरमेंट है ये है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कंप्लीट डिटेल से दिया गया। अब ये एमसीक्यूज़ में इस तरह जो है वो आप लोगों को देते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड सीरियल की नीड्स कितना है प्रेगनेंसी के दौरान, फॉर एग्जांपल ये 10 सर्विंग है, और इस तरह लैक्टेशन पीरियड के दरमियान कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये वो भी 10 सर्विंग है। तो ये आप लोग जो है सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग जो है वो याद रखें, और इस लिहाज से आप किसी भी फीमेल को जो है वो काउंसल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपने कितना फूड प्रेगनेंसी के दौरान लेना है और कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपने कौन कौन से मकदार में लेना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की। ये न्यूट्रिएंट की टाइप है, ये नॉन प्रेग्नेंट है और ये प्रेग्नेंट है, और ये इंक्रीज़, यानी कितना उसको इंक्रीज़ हमें करना चाहिए, कितना हमें उसको एक्स्ट्रा जो है वो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एनर्जी है, जिस तरह एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट के लिए उसको ज़रूरी है एनर्जी 2100 उसको ज़रूरी है, प्रेगनेंसी के दौरान उसकी ज़रूरत बन जाती है 2400, और ये 300 जो है ये इसकी एक्स्ट्रा नीड है, ये इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी की वजह से ये 300 जो है के किलो कैलोरी पर डे ये उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह प्रोटीन की है मकदार, फॉर एग्जांपल प्रोटीन रिक्वायर्ड है नॉन प्रेग्नेंट के लिए 44, और जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिक्वायर्ड है पर डे 74, और ये 30 उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट राइज हो गई। किस चीज़ की वजह से? प्रेगनेंसी की वजह से। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये विटामिन डी है, विटामिन ई, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड, विटामिन B6, फोलिक एसिड, थायमीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट है। MCQs में आप लोगों से पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड इन विच क्वांटिटी फॉर नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, and what's the quantity by which the amount of nutrient increase during the time of pregnancy। तो आप लोगों ने ये स्केजुअल जो है ये आप लोगों ने इसको याद रखना चाहिए।
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वांटिटी है, आप लोगों ने इस क्वांटिटी को जो है वो रिमेंबर रखना चाहिए कि नॉर्मल एक फ़ीमेल के लिए कितने क्वांटिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन ज़रूरी है, और इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कितना ज़रूरी है, और कितना कम होता है या कितना जो है वो बढ़ जाता है उसकी। न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम प्रॉपर मिकदार में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ना करें तो इसकी वजह से कौन कौन से रिस्क फैक्टर या कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है वो एराइज हो सकती है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंटेड एंड द वन सेट ऑफ प्रेगनेंसी आर एज। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी में जितनी भी कॉम्प्लिकेशन एराइज होती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके लिए सबसे पहले रिस्क फैक्टर जो है वो है एज। 15 ईयर्स आर यंगर, अगर 15 ईयर से एज बहुत ज़्यादा कम हो तो इस दौरान भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि गर्ल्स की या इस फीमेल की बॉडी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी को जो है वो सपोर्ट करे। और इस तरह 35 ईयर्स आर ओल्ड, और इस तरह अगर 35 ईयर्स या इससे ज़्यादा एज का फीमेल हो तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन एराइज होती है, क्योंकि अगेन उसकी बॉडी जो है वो वीक होती जा रही है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकती है। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, इस तरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई गैप ना हो, बिल्कुल कंटिन्यूस जो है वो एक फ़ीमेल जो है वो बच्चे पैदा करते हो, तो इसकी वजह से भी उसकी बॉडी जो है वो वीक होती जा रही है और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकती है। 3 or more ड्यूरिंग अ 2 ईयर पीरियड, अगर 2 ईयर में एक फ़ीमेल 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो प्रेगनेंसी करता है तो इसकी वजह से भी उसकी प्रेगनेंसी की मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकती है। पुअर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और पुअर फेटल परफॉर्मेंस, तो इस तरह अगर उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री यानी उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी ओवरी में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती है। पुअर्टी, अगर गुर्बत हो, उसको वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना हो तो उसकी वजह से भी रिस्क हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकती है प्रेगनेंसी में। बिज़ारे आर फेडिएस्ट फूड हैबिट्स, बिज़ारे का मतलब ये कि अक्सर फीमेल कुछ फूड जो है वो उसको अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको का नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी वाक़ हो जाती है। एब्यूज़ ऑफ निकोटीन, अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है। थेराप्यूटिक डाइट रिक्वायर्ड फॉर करानिक डिसऑर्डर्स, और करानिक डिसऑर्डर जितने भी है वहाँ पे हमें एक एक्यूट जो है वो फूड और इसके प्रॉपर अमाउंट में जो है वो थेराप्यूटिक डाइट का होना ज़रूरी है। थेराप्यूटिक डाइट जिसको हमने डिफ़ाइन किया है वो डाइट जो कि हम एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट डिजीज़। अब वेट लॉस, अगर मोर देन 85% ऑफ स्टैंडर्ड वेट आर मोर देन 120 ऑफ स्टैंडर्ड वेट, तो इसी तरह अगर एक फ़ीमेल की वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, यानी 85% अगर उसकी वेट जो है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से भी वो अनेबल होती है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे और प्रेगनेंसी को टाइम पे वो कंप्लीट रखे, और इस तरह वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन एराइज होती है। रिस्क फैक्टर ऑकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लो हेमोग्लोबिन, इस तरह अगर हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो राइज़ हो, रिस्क फैक्टर ऑकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लो हेमोग्लोबिन लेवल, इस तरह हेमोग्लोबिन लेवल लेस देन 12.0 ग्राम पर DL, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हेमेटोक्रिट लेस देन 35%। अब ये हेमेटोक्रिट क्या है? RBC की जो वॉल्यूम्स है पर ml ऑफ ब्लड, इसको हम कहते हैं हेमेटोक्रिट, यानी RBC की जो वॉल्यूम है या इसकी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेमेटोक्रिट। इनएडिक्वेट वेट गेन, अगर वेट गेन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ना हो, एनी वेट लॉस किया गया हो, वेट गेन ऑफ लेस देन 1 ग्राम पर मंथ आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर वेट गेन किया गया हो, एक्सेसिव वेट गेन ग्रेटर देन 1 ग्राम पर वीक्स आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसको हम कहते हैं, एक है नॉर्मल वेट गेन और दूसरा है एक्सेस वेट गेन। अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकती है। अब रिस्क फैक्टर फॉर प्रेग्नेंट टेंस, मिटरनल एज स्पेशली वो टीनेजर्स, टेंस का मतलब है टीनेजर्स जिसकी एज बहुत ज़्यादा कम हो या जिसकी एज 16 से कम हो, इसको हम कहते हैं टीनेजर एज। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्क फैक्टर क्या है प्रेगनेंसी के लिए, यानी रिस्क फैक्टर कौन कौन से प्रेगनेंसी के लिए टीनेजर एज में। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर क्या है, वो है एज। अगर एज 16 से कम हो तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि उस एज में यानी 15 से अगर एज कम हो तो इस दौरान एक गर्ल की या एक वीमेन की बॉडी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट रखे। प्रेगनेंसी लेस देन 2 ईयर आफ्टर ऑनसेट ऑफ मेन अर्ज, मेन अर्ज का मतलब क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल
इन द फीमेल इज़ कॉल्ड मेनअर्च। यानी फर्स्ट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको हम क्या कहते हैं, या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम कहते हैं मेनअर्च, और लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम कहते हैं मेनोपाज, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो कंप्लीट खत्म होती है आफ्टर द एज ऑफ 48 और 50। अगर एक फीमेल 48 या 50 तक पहुंच जाए और इस दौरान उसकी कंप्लीट जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं मेनोपाज। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है या मेंस्ट्रुअल पीरियड इसको हम कहते हैं मेनअर्च। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेनअर्च हो गया 15 ईयर पे और डायरेक्टली आफ्टर 2 ईयर्स जो है वो प्रेगनेंसी वाक़या हो गई, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स काज हो सकती है, क्योंकि इस दौरान यूट्रस और ओवरी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती और इतनी जो है वो वेल डेवलप नहीं होती। इसी तरह इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह ये एड्स है, सिफिलिस है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स काज कर सकती है। प्री एग्जिस्टिंग एनीमिया, अगर प्रेगनेंसी से पहले एक फ़ीमेल जो है उसको एनीमिया काज हो, उसकी जो एच बी लेवल कम हो, तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन काज होती है। सब्सटेंसेस एब्यूज़, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स, पुअर्टी, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट और एजुकेशन, अगर सोसाइटी मुख्तलिफ़ किस्म के टेंशन हो, प्रॉब्लम्स हो, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। रैपिड रिपीटेड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गैप बहुत ज़्यादा कम हो, एवरी ईयर वीमेन में जो है डिलीवर अ बेबी, तो इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। लैक ऑफ एक्सेस टू एज अप्रोप्रिएट प्री नेटल केयर, अगर प्री नेटल जितने भी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मराकज़ है, अगर इस तक वो एक्सेस ना हो तो इसकी वजह से भी उसकी प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स की और प्रॉपर इसकी काउंसलिंग नहीं होती।